हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन 80,000 यूएस डॉलर को टच करके आया। अभी थोड़ा सा कम हो गया है। इसके पीछे वजह क्या है कि क्लैरिटी एक्ट का बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्लैरिटी एक्ट इज ऑलमोस्ट गेटिंग अप्रूव्ड। ठीक है, तो क्या वो क्लैरिटी एक्ट की वजह से हो रहा है या ओवरऑल क्या मतलब क्योंकि काफ़ी टाइम से बिटकॉइन सप्रेस था, तो थोड़ा सा उसमें रिकवरी तो शो हो रही है एंड विच इज़ अ गुड साइन। एंड क्या ये सस्टेन रहेगी, तो उस पे भी बात करेंगे और क्लैरिटी एक्ट पे बात करेंगे, थोड़ा सा उसको डिटेल में थोड़ा समझाएंगे। और एक और बड़ा यूनिक फिनोमिना हो रहा है कि जो बिटकॉइन माइनर्स थे ना, ये अपने जो डेटा सेंटर्स हैं, जो अपनी मशीन्स हैं, उसको एआई में शिफ्ट कर रहे हैं, पिवट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हमें एआई में ज़्यादा कमाई हो रही है। बिटकॉइन में कमाई जो है पर मेगावाट के हिसाब से अगर रेवेन्यू देखें तो बिटकॉइन का बहुत कम है और एआई में ठीक-ठाक पैसा मिल रहा है। तो अपना काफ़ी सारा ये जो मशीनरी है, जो हार्डवेयर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बिटकॉइन को माइन करती हैं, उसमें वो एआई की तरफ मोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि भई पैसा जहाँ ज़्यादा है हम तो वहीं ले जाएँगे। तो क्या ये साइन खतरे का साइन है बिटकॉइन के लिए? इसको भी समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो अच्छा वीडियो होने वाला है आज का और लॉन्ग फॉर्म वीडियो की अब शुरुआत होने वाली है। अब आप टेंशन ना लो, ठीक है? बिटकॉइन बिटकॉइन ने एनर्जी डाल दी, आप ये कह सकते हो। दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रेक्स। मुद्रेक्स एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहाँ पे आप अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मुद्रेक्स का वेबसाइट वर्जन और मोबाइल ऐप दोनों अवेलेबल है। सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आते ही आपको मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कॉइनसेट्स, जिसके अंदर आप एसआईपी स्टाइल में अलग-अलग बास्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मुद्रेक्स का मोबाइल ऐप। लॉगिन करते ही डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां पे आप मार्केट की प्राइस मूवमेंट्स को, अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टैब को क्लिक करके आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस और अपनी होल्डिंग्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है कॉइन सेट्स, जहां पे अगर आपको क्रिप्टो की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे बास्केट्स को पिक कर सकते हैं और इंडिविजुअल कॉइन की जगह आप बास्केट को जैसे म्यूचुअल फंड स्टाइल की तरह आप यहाँ पे बास्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इंडिविजुअल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक या तो वन टाइम या रेकरिंग, दोनों ही यहाँ पे तरीके अवेलेबल हैं। क्रिप्टो के साथ साथ आप यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली गोल्ड तो बाय नहीं करते, लेकिन आप जॉट टोकन को बाय करते हो, जो कि गोल्ड के प्राइसेस के बेसिस पे अपनी मूवमेंट बनाता है। तो एक बार मुद्रेक्स जरूर ट्राई करना। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिटकॉइन आप ये देख सकते हो, पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन 80,529 यूएस डॉलर से को टच करके वापस आया। ठीक है, ये 24 घंटे के अंदर अभी इस टाइम बिटकॉइन 78,858 पे है और 24 घंटे में इसने ठीक-ठाक रिकवरी शो करी थी। लेकिन अभी जो है वापस से 70s पे आ गया, ठीक है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को अगर हम देखें तो 40 पे चल रहा है, व्हिच इज़ लाइक अभी भी मार्केट फियरफुल है। बट कल न्यूट्रल हो गई थी, ठीक है। तो 47 पे था, अभी वापस से 40 पे आ गया, ठीक है। इसमें जो खास चीज़ देखने वाली है कि अगर आप देखो तो बिटकॉइन काफ़ी टाइम से सप्रेस था। मतलब अगर आप देखो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब मार्च में थोड़ी-थोड़ी रिकवरी शुरू हुई थी। तो आप ये देख सकते हो काफ़ी टाइम से 1, 2, 3, 4, 5 महीने से बिटकॉइन वाज़ गिविंग अ नेगेटिव रिटर्न्स। लेकिन अभी क्या है कि मार्च में, अप्रैल में और मई में ठीक-ठाक रिटर्न दिए हैं। अभी अप्रैल में जो है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न आप कह सकते हो आफ्टर से 2025, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सो अगर हम 2025 के बाद अगर सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया तो अप्रैल 2026 ने व्हिच इज़ गिवन अ 12% रिटर्न, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है 80,000 पे आया अभी 3 महीने बाद, 90 डेज़ के बाद। लास्ट जो देखा गया था 31 जनवरी 2026 को देखा गया था। तो ऑब्वियसली थोड़ा मार्केट में तो एक्साइटमेंट हो ही गई है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल, जिसको क्लैरिटी एक्ट भी कह रहे हैं, उसके कितने परसेंट चांसेस हैं अप्रूव होने के? तो सबसे पहले तो 2026 के अंदर 65% चांसेस हैं कि 2026 में तो अप्रूव होके ही रहेगा और अगस्त के अंदर जो है 41% चांसेस हैं। तो ये क्लैरिटी एक्ट के ऑलमोस्ट जो है वो अप्रूव होने के चांसेस पूरे बन गए। मैं क्लैरिटी एक्ट को थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम लेके आपको समझा देता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्लैरिटी एक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसको समझिए। बेसिकली क्या है कि अमेरिका के अंदर काफ़ी सारे जो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, अभी भी बिटकॉइन के अंदर एंटर करने से कतरा रहे हैं। कतरा इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी भी वो कहते हैं कि एक तो ये क्लैरिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात, कि इसका ट्रू सेंस में रेगुलेटर कौन है? इसका रेगुलेटर एसईसी है या इसका रेगुलेटर सीएफटीसी है? क्या क्रिप्टो कमोडिटी है या क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ है? ये जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होता है कि बड़ा पैसा जो होता है वो साइडलाइन पे बैठा होता है। एक अनुमान के मुताबिक ये बोला जाता है कि 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो पैसा है वो अभी भी बाहर बैठा है, मतलब बॉर्डर पे बैठा है। वो ये देख रहा है कि भाई क्लैरिटी आएगी तो चलेंगे इसके अंदर।
अब आप बोल रहे हो कि यूएस में तो बहुत क्लैरिटी है। नहीं, अभी भी क्लैरिटी क्या नहीं है वो मैं बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि अभी भी ये नहीं पता है कि क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ है या कमोडिटीज़ है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? देखिए, सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी वो ऐसे ही फ़र्क है जैसे कि आपके जो शेयर्स होते हैं, वो सिक्योरिटीज़ होते हैं और जो आपकी गोल्ड होता है, वो आपका कमोडिटी होता है, ठीक है? अब जब सिक्योरिटीज़ जो होती है ना, उसका जो रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, तो उसको ये देखना पड़ता है कि पीछे जो इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको बनाने वाला कौन था, इसके पीछे फाउंडर्स कौन है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है, उस एग्रीमेंट के अंदर चीज़ें फॉलो हो रही हैं, नो नहीं हो रही हैं, मतलब और उसके अंदर पेनल्टीज़ क्या हैं और ये क्या, मतलब बहुत सारे। फिर जब आप एक बारी सिक्योरिटीज़ की श्रेणी में आ जाते हो ना, तो फिर आपकी जो कंप्लायंस है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। कमोडिटी की श्रेणी में जैसे तेल है, गोल्ड है, तो ये जो इसका कोई इश्यूअर नहीं होता है, इसके पीछे कोई कंपनी नहीं होती, तो सिर्फ़ आपको एसेट को रेगुलेट करना होता है, इसमें पार्टिसिपेंट्स के रूल्स डिफाइन करने होते हैं, उनकी क्या कैसे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनको थोड़ा बहुत उनकी गवर्न करना होता है। बाकी इसमें कमोडिटीज़ में सीधा-सीधा नो ब्रेनर होता है, इसमें पैसे जो है वो चाहे वो आपकी दादी से लेके बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो कमोडिटीज़ के अंदर एक्सपोज़र लेती हैं बिना सोचे-समझे, क्योंकि ट्रू सेंस में उसका कोई इश्यूअर नहीं होता, तो रिस्क नहीं होता और कहीं न कहीं ये उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो कमोडिटी कमोडिटी क्या बेसिकली क्या है कि एक नो ब्रेनर एक एसेट क्लास होती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर बंदा एक्सपोज़र लेने की कोशिश करता है। अब इसमें क्या है कि जो बड़ा पैसा है वो बाहर इसलिए बैठा है कि अभी तक ये डिफाइन ही नहीं हुआ। तो एकदम ये क्लैरिटी एक्ट आने से क्या होगा कि एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि जितना भी क्रिप्टो है उसको 2 श्रेणी में बाँट दिया जाएगा। एक के सिक्योरिटीज़ क्या है और एक है कमोडिटीज़ क्या है। अब आप बोलोगे ये कैसे डिसाइड होगा? ये इस तरीके से डिसाइड होगा कि उसके कई पैरामीटर्स होंगे, उनमें से एक पैरामीटर होगा कि डिसेंट्रलाइज़ेशन, कि कौन-सा प्रोजेक्ट कितना डिसेंट्रलाइज़ है, नंबर 1। कौन से प्रोजेक्ट की नोड्स कितनी डिसेंट्रलाइज़ है, नंबर 2। नंबर 3, कोई कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कोई इश्यूअर तो नहीं है, अभी भी वो एडमिन की प्राइवेट की होल्ड तो नहीं करता। अभी भी कहीं जिसके पीछे जो प्रोजेक्ट के पीछे जो लोग हैं कि वो ज़्यादातर टोकन्स वही तो ओन नहीं करते, इनसाइडर टोकन अभी तो उनके पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है टोकन्स को फ्यूचर में वो डंप कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा पैरामीटर्स है जो ये डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वर्थ हो गया है कि नहीं, इतना डिसेंट्रलाइज हो गया कि कमोडिटी की श्रेणी में फॉल कर जाए। तो इसलिए डे वन से एक चीज तो क्लियर है कि बिटकॉइन और इथेरियम तो कमोडिटीज होने वाले हैं। तो जैसी क्लैरिटी एक्ट पास होगा, मैसिव लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम की तरफ अट्रैक्ट होंगी। जो बाकी क्रिप्टो है वो अभी सिक्योरिटीज की श्रेणी में हो सकता है डल जाए, ये मेरा खुद का टेक है। और हो सकता है कि सोलाना जो है वो बहुत जल्दी कमोडिटी की श्रेणी में आ जाए। हो सकता है कि लेयर 2s में कुछ कुछ आ जाए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। बट कंटिन्यूअसली अब जो है क्रिप्टो को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो कुछ टोकन्स जो है वो सीएफटीसी करेगा और कुछ टोकन्स एसईसी करेगा, ठीक है? उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रिप्टो के अंदर एक्सचेंजेस के रूल्स, एक्सचेंजेस के लाइसेंस, ये कौन इश्यू करेगा, कौन गवर्न करेगा, इन सब चीज़ों को लेके हैं। अभी जो इन क्लैरिटी एक्ट जो सबसे ज़्यादा अड़ा हुआ था ना, जिस जहाँ पे फँसा हुआ था, बेसिकली क्या था कि इसके ऊपर ये मना कर दिया गया था कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं, इस पे कोई यील्ड नहीं मिलेगी, तो यील्ड वाले स्टेबल कॉइन्स को बैन कर दिया गया था। तो जिसको क्या है कि ब्रायन आर्मस्ट्रांग और जो यूएसडीसी है, इसके जो फाउंडर्स हैं ना, वो अड़ गए कि नहीं-नहीं ये नहीं हो सकता, अगर ये होगा तो फिर इंडस्ट्री किस बात की ग्रोथ किस। अब फाइनली ये हो गया इंडस्ट्री के अंदर जितना टाइम लग गया कि ये डिसाइड हो रहा है कि जो स्टेबल कॉइन्स है उसको जब वो आइडल रहेगा तो कोई यील्ड नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसको रिवॉर्ड के तौर पे या किसी और इनोवेटिव तरीके से उसको अगर यूज़ किया जाए और उसपे कोई इंसेंटिव मिले, तो वो अलाउ कर दिया, जिस पे ब्रायन आर्मस्ट्रांग और यूएसडीसी के पीछे जो कंपनी सर्कल, वो मान गई है। तो अब ये बिल माना जा रहा है कि अगस्त तक पास हो जाना चाहिए और जैसे ही अगस्त तक पास होगा, तो यूएस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे 3 चीज़ों की क्लैरिटी है। नंबर 1, बिटकॉइन एज़ अ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट का बिल साइन हो गया है। स्टेबल कॉइन्स को लेके क्लैरिटी है। सीबीडीसी को लेके क्लैरिटी है कि सीबीडीसी गवर्नमेंट वहाँ इश्यू नहीं करेगी और क्रिप्टो के लिए भी क्लैरिटी आ जाएगी क्लैरिटी एक्ट के द्वारा। तो यूएस इज़ थ्रू। जैसे ही यूएस ये पास करेगा, बाकी दुनिया की जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो वही क्लैरिटी एक्ट को लेंगे और चेप देंगे अपने यहाँ पे और उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर देंगे। इसलिए ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी जो सुगबुगाहट है कि अगस्त तक क्लियर हो जाएगा क्लैरिटी एक्ट, तो इसलिए बिटकॉइन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, पंप कर रहा है। और भी रीज़न है, लेकिन जो प्राइमरीली इस वक़्त जो मेन रीज़न है कि क्लैरिटी एक्ट का क्लियर होने की जो बातें चल रही हैं और जो प्रेडिक्शन मार्केट्स में 50% लोगों का मानना है कि भई अगस्त तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो कैनेडियन पेंशन फंड है उसने 172 मिलियन
यूएस डॉलर की स्ट्रैटेजी जो है ना माइकल सेलर की, उसके शेयर्स खरीदे, 172 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया है। और स्ट्रैटेजी क्या है? वो एक बिटकॉइन कंपनी है, सीधी सी बात है। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया कि 2 से 4% बिटकॉइन को होल्ड करो, मतलब 2 से 4% अपने पोर्टफोलियो का बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर लो। अब मॉर्गन स्टैनली जैसे बैंक जो है वो डायरेक्ट कर रहे हैं। ताइवान का एक लॉ मेकर है, मतलब जैसे लॉ मेकर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उसने एक बिल प्रपोज किया है उसने कि 600 बिलियन यूएस डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व है ताइवान का, उसको बीटीसी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है ना वो बिटकॉइन को 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक ले जा सकती है 2030 तक, ये कहना है आर्क इन्वेस्ट की। आर्क इन्वेस्ट जो है वो बहुत, जिसका ईटीएफ भी है, उसकी जो फाउंडर है वो, उसका ये कहना है कि बिटकॉइन जो है वो 16 ट्रिलियन जा सकता है 2030 तक, मतलब 10 गुना इंक्रीज हो सकता है। अभी करंट जो है वो 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे इसकी मार्केट कैप है। इसमें बेसिकली क्या है कि गोल्ड जो है ना उसका 40% गोल्ड की मार्केट ये कैप्चर कर सकता है। और 200 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसका कुछ परसेंट भी बिटकॉइन में अगर चला गया, तो इसका ये मानना है कि कम से कम 2030 तक जो है मार्केट कैप बिटकॉइन का जो है वो 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर का होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा ही कुछ कहना जो बाइनेंस का जो सीईओ है रिचर्ड टंग, उसका भी ये कहना है कि लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो कितना बड़ा हो सकता है। तो क्रिप्टो जो है, अगर आप ये लेके चलो कि फाइनेंशियल मार्केट 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, पेमेंट जो है वो 1 ट्रिलियन के आसपास है, सोशल 208 बिलियन, क्रिप्टो एक्सचेंजेस 55 बिलियन यूएस डॉलर की। तो क्रिप्टो जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, बिकॉज इसकी जो एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो है, बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, वो 70 बिलियन यूएस डॉलर के एआई डेटा सेंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं। इसमें माइनिंग कंपनीज जो है वो 70% रेवेन्यू अपना एआई से कमा रही हैं। इस साल के एंड तक 70% रेवेन्यू एआई से कमा लेंगे, 30% अभी कमाते हैं। तो इसका मतलब इन कंपनीज का पूरा पूरा रुझान जो है वो बिटकॉइन माइनिंग से हट के एआई की तरफ जा रहा है। वो क्यों? उसका वजह ये है, यहाँ पे आप देखिए, ये पढ़िए, बिटकॉइन माइनिंग जनरेट्स $57 टू $129 पर मेगावाट, मतलब पर मेगावाट जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो $57 से $130 के बीच में होता है बिटकॉइन माइनिंग में। और एआई डेटा सेंटर में यही जो आपका जो रेवेन्यू है वो $200 से $500 के बीच में जनरेट होता है, तो 8 गुना ज़्यादा। तो कंपनीज जो है वो 80-90% अपने जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो एआई डील से कमाने के चक्कर में, यही कारण है कि अभी काफ़ी हैश रेट गिर गया है। अगर आप देखो तो 1160 एक्सा हैश था अक्टूबर 2025 में, जो गिर के इस वक्त 920 एक्सा हैश आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि माइनर्स ने काफ़ी अपनी प्रोसेसिंग जो पावर है वो बिटकॉइन माइनिंग से हटा के एआई में शिफ्ट कर दी है। सम एनालिसिस्ट आर सेइंग कि अगर हैश रेट इसी तरीके से गिरता रहा और नीचे आ गया तो 51% अटैक बिटकॉइन पे हो सकता है। तो गाइज, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि बिटकॉइन पहले तो, अच्छा वैसे एक मजे की बात सुनो, मेरे को इसमें हंसी भी आ रही थी कि पहले यही लोग जो एआई, तो अब आया ना, बिटकॉइन जब एनर्जी लेता था तो इसको कहते थे अरे देखो बिटकॉइन एनर्जी लेता है, बिटकॉइन कितनी गलत चीज है, बिटकॉइन तो दुनिया को अंधकार में डाल देगा। वही काम अब एआई कर रहा है तो सब सही है। क्यों? क्योंकि वो एआई को कंट्रोल करते हैं, बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करते। अगर वो बिटकॉइन को शुरू से कंट्रोल करते होते तो वो इसकी भी तारीफ कर रहे होते कि अरे कोई बात नहीं, देखो ना, इतना डिजिटल कमोडिटी भी तो है, इनोवेशन भी तो है, क्या हो गया अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी ले ली। लेकिन वही जब एआई ले रहा है तो खुश है, कोई आवाज नहीं उठा रहा, ठीक है। सो ये है यार कुछ अपडेट्स। सबसे बड़ी जो बात है वो क्लैरिटी एक्ट की है। क्लैरिटी एक्ट कुड बी अ गेम चेंजर फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, ठीक है। काफी क्लैरिटी इसमें आ जाएगी, क्लैरिटी नाम ही वही है कि क्लैरिटी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में। कोई और टॉपिक आप सजेस्ट करेगा, ठीक है। तब तक थैंक यू वेरी मच।